A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. I welcome you all in the online lab session of Applied Physics Lab. And first we start the session by sharing the screen. अच्छा जी, इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से बाकी शेयर कर दिए थे जो फर्दर मेरी हार्डवेयर बेस परफॉर्मेंस ऑफ द लैब थी, उसकी वीडियोस मैंने शेयर कर दी थी और होपफुली वो आप लोगों ने देख ली होगी। लैब के हवाले से हम लैब मैनुअल्स को डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने कल शेयर किए थे। लैब मैनुअल्स देख लिए हैं आपने? सर सारे नहीं देखे। सारे क्या पूरी लैब थोड़ी शेयर करी है? सिर्फ 6 तो पेज थे। अच्छा, काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि हमारी लैब ही समझ नहीं आ रही। बाकी जो शेयर किए पढ़ने के लिए भाई वो पढ़ के देख तो लें, समझ तो वो बाद में आएगी। ऑलरेडी ये लैब 1-2 मैं पहले करवा चुका था, तो मैं थोड़ा इसका रिकॉल दे देता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि हमारी समझ नहीं आ रही। तो भाई 3 दफ़ा बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ मैं। तो कोई ऐसा है जिसने मतलब पढ़ी हो चीज़ें और उसको समझ नहीं आई हो, मतलब तो मैं रिकॉल कर दूं उसके लिए। लैब 1 और 2 का जस्ट मैं आज रिकॉल दूंगा इस सेशन में और इसके अलावा जो वीडियोस हैं परफॉर्मेंस की वो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, कोई अभी तक सवाल किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा, वरना फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं अपने सेशन को। सर वो प्रैक्टिकल के हिसाब से आप सवाल किए हैं या मैनुअल के हिसाब से? मैं दोनों के हिसाब से पूछ रहा हूँ, कोई भी मेरे लैब के हवाले से सवाल हो जहन में आपके तो पूछ लीजिए। कोई डिफिकल्टी नहीं है तो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है और मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? यस सर, स्क्रीन शेयर हो रही है। यस सर, वो जो हम उसमें आपने जो वीडियो शेयर की पहली, तो उसमें जो हम प्रैक्टिकल कर रहे थे तो उसमें ही थोड़ा सा इशू था कि जब वो कनेक्ट हुआ था दोनों दोनों जो राइट साइड में जो कनेक्टर लगा हुआ था, जब आप उसमें वो पिन लगा रहे थे फिर भी वही आ रहा था, लेकिन जब आप वो निकाल के अलग अलग इंडिविजुअली लगा रहे थे फिर भी वही। आपकी आवाज़ नहीं आ रही भाई, आपने सवाल जो पूछा था वो कंप्लीट कर लें। सर मैंने कहा कि जो कल की वीडियो थी तो उसमें आप पिन लगा के रीडिंग ले रहे थे। तो उसमें जब वो जो एक कनेक्टर लगा हुआ था राइट साइड में, तो जब आप कनेक्टर में पिन लगा रहे थे तब भी वो सेम रीडिंग आ रही थी, जब आप निकाल के अलग अलग इंडिविजुअली पिन लगाए तब भी सेम रीडिंग आई। अच्छा, अलग अलग सेम रीडिंग है। चले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने उसमें एक्सप्लेन किया, दोबारा देखिएगा उसको। यहाँ मैं दोबारा उसको बताता हूँ, फिर आप देख लीजिएगा। तो इसके अलावा कोई जहन में किसी के सवाल है तो पूछ लीजिए मज़ीद, वरना हम लैब सेशन को डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये लैब मैनुअल आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये लैब मैनुअल अगर नहीं पढ़ेंगे तो लैब फिर समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो ये लैब मैनुअल पढ़ना पड़ेगा अभी। ठीक है, और ये लैब मैनुअल मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ। ये तीसरी मरतबा मैं लैब 1 दोबारा बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब ऑन द रिकॉर्ड है तो इसका मतलब अब कोई झूठ तो नहीं बोलेगा ना कि मैंने लैब बताई नहीं है। तो तीसरी मरतबा ये लैब इसलिए बता रहा हूँ ताकि समझ आ जाए। तो लैब मैनुअल पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं ना तो आखिर तक यही होगा कि हमारी कुछ समझ नहीं आ रहा, हमने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर ली है। तो आपको पढ़ना ज़रूरी है। ये लैब मैनुअल इसलिए शेयर किया गया है कि आप लोग इसे पढ़ें, इसे देखें। इसमें कोई डिफ़िकल्टी लगती है तो पूछें, लेकिन बगैर पढ़े खुद ब खुद तो समझ नहीं आ जाएगा। तो लैब मैनुअल को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें करना ये कि मेजरिंग द सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ एन अनलोडेड ट्रांसफार्मर। एक अनलोडेड ट्रांसफार्मर है, उसके हमें सेकेंडरी वोल्टेज को मेजर करना है। ठीक है, और मेजर हम करेंगे वोल्टेज को वोल्ट मीटर के जरिए से। वोल्टेज इज ट्रांसफर फंक्शन
द प्राइमरी वोल्टेज ऑफ सेवरल रेशियोज ऑफ वाइंडिंग्स बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। अब इसमें हम करते ये हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी के जो वाइंडिंग के रेशो होते हैं, जैसे टर्न्स रेशो भी कहा जाता है, एनएस और एनपी कहते हैं उसे, ये मुख्तलिफ किस्म के तरीके से आप तब्दील करते हैं और आपको हासिल होती हैं मुख्तलिफ वोल्टेजेस। ठीक है, ये ऐसे मैं लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था, दोबारा बता रहा हूँ। बोर्ड पे मैंने लिखवा के कराया था कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के मुकाबले में सेकेंडरी के ज़्यादा होंगे तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा, और उसके जो सेकेंडरी वोल्टेज होंगे वो प्राइमरी के मुकाबले में ज़्यादा होंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे प्राइमरी में अगर हम वोल्टेज दे रहे हैं 2 वोल्ट और आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो आपको 2 वोल्ट से ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, और अगर आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और अगर आप 2 वोल्ट दे रहे हैं तो आपको 2 वोल्ट से कम मिलेंगे। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी किसी के जहन में हो तो पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा। नो सर। इक्विपमेंट जो इसमें हम यूज़ करेंगे वो एक एसी पावर सप्लाई यूज़ करेंगे, वो जो आपने वीडियो में देखी होगी, मैंने राइट साइड पे जो इक्विपमेंट लिया हुआ है वो पावर सप्लाई कहलाती है। उसके बारे में मैंने बताया था, उसमें कांस्टेंट 12 वोल्ट आता है और 0 से लेके 20 वोल्ट एसी तक के वोल्टेज वेरी कर सकते हैं और 0 से लेके 20 डीसी वोल्टेज भी वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज जो आ रहे होंगे ना उसमें एक मीटर भी लिखा हुआ है, वहां से नजर आ जाते हैं कितने वोल्ट आ रहे हैं कितने वोल्ट नहीं आ रहे। तो वेरिक के जरिए से हमने एडजस्ट करते हुए 0 से 20 के दरमियान वोल्टेज लिए हैं 2 वोल्ट एसी के। सही है, 2 वोल्ट लिए, 2 वोल्ट दे रहे हैं हम एसी के। ट्रांसफार्मर एसी पे क्यों काम करता है, डीसी पे काम क्यों नहीं करता, इसकी तफसील एंड डिटेल मैंने अभी पिछले जो यूनिवर्सिटी आप आए थे 2 हफ्ते, वो मैंने तफसील से बता दिया था। म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये मैंने सब डिटेल में बता दिया था, जो मैं फिलहाल दोबारा रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि वो मैं सब चीज़ें करा चुका हूँ। बस ये एक रिव्यूअर के तौर पे मैं इसे वाइंड अप करूंगा क्योंकि बहुत मतलब मैंने बता दिया लेवल 1 2, तो इसको बस अब ख़त्म करने का टाइम हो गया, दोबारा रिपीट नहीं होगा ये। सेफ्टी प्रिकॉशंस में क्या है कि जनाब आप वोल्टेज जो दे रहे हो उसको प्रॉपर तरीके से दें, कनेक्टिविटी सही तरीके से लें और उसके मुताबिक इसे डील करें। थियोरेटिकल बैकग्राउंड इसका यह है, अ ट्रांसफार्मर यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 2 कॉइल्स, उसकी 2 कॉइल्स कंसिस्ट करती हैं। ये लैब मैनुअल में ऑलरेडी व्हाट्सएप के जरिए आपसे शेयर कर चुका हूँ, तो इसके ऊपर टाइम लगाइएगा और उसे पढ़िएगा अपने तौर पे, जो मैं पढ़ा भी रहा हूँ। कंसिस्ट ऑफ 2 कॉइल्स विच आर इंडक्टिवली कपल्ड विद एन आयरन कोर। ठीक है, अच्छा ट्रांसफार्मर के बारे में अगर देखें एक चीज़ ध्यान में रखें, ये सारी चीज़ें ना नई नहीं है भाई, आप ट्रांसफार्मर को मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं, आप ट्रांसफार्मर को इंटर में भी पढ़ चुके हैं, और ट्रांसफार्मर अब दोबारा से इंजीनियरिंग में आपके पास तीसरी मरतबा आया है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि ट्रांसफार्मर कोई पुराना नहीं है, आप इसकी बेसिक्स तो आपको मैट्रिक इंटर में पढ़ाई गई हैं, यहाँ जस्ट रिपीट हो रही हैं। ठीक है, और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मैंने हमारी जो 2 लैब्स यूनिवर्सिटी में हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था, उसके हवाले से उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन साइड, वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी। यहाँ तक किसी के जहन में कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। ट्रांसफार्मर आर यूज टू चेंज द वोल्टेज अमाउंट ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ट्रांसफार्मर जो है वो वोल्टेज अमाउंट ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट को तब्दील करता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि प्राइमरी से वोल्टेज आप देते हैं और सेकेंडरी में आपको इंड्यूस ईएमएफ मिलता है उसके नतीजे में। ठीक है, उसका सिंबल याद है ट्रांसफार्मर का क्या होता है, एक कोर बनी होती है, सेकेंडरी वाइंड होता है और प्राइमरी वाइंड होता है। प्राइमरी से सिग्नल आप देते हैं और सेकेंडरी में आपको सिग्नल मिलता है। ये याद है आप सब लोगों को? अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं आगे। तो ट्रांसफार्मर ऑल्टरनेटिंग करंट के वैल्यू को तब्दील करता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वोल्टेज इज नॉट चेंज, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। बाय द कन्वेंशन, कन्वेंशन के मुताबिक, मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी के अंदर जो आप सिग्नल देते हैं, वोल्टेज देते हैं, तो ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी को तब्दील नहीं करता, ट्रांसफार्मर पावर को तब्दील नहीं करता, वोल्टेज और करंट रेशियो को तब्दील कर देता है। मतलब ये है कि इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के दरमियान फर्क पैदा कर देगा। इनपुट वोल्टेज अगर कम होंगे तो उसे ज़्यादा कर देगा, ज़्यादा होंगे तो कम कर देगा।
लेकिन इसके मुकाबले में वो करंट को कम ज़्यादा करता है। करंट को कम ज़्यादा कैसे करता है? क्योंकि जब वोल्टेज को कम करेगा तो करंट बढ़ जाएगा, और करंट को कम करेगा तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। इस लिहाज से ट्रांसफार्मर की जो आप देखें पावर होती है ना, वो रिमेन सेम रहती है। ट्रांसफार्मर की पावर तब्दील नहीं होती, ट्रांसफार्मर की पावर सेम रहती है, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी तब्दील नहीं होती, वो सेम रहती है। यहाँ तक कोई सवाल किसी के जहन में? The frequency of the voltage is not changed by convention. Input voltage is applied to primary coil while the output is measured across secondary coil. The alternating current in the primary coil induces an alternating magnetic flux and a magnetic flux that flows around the ferromagnetic core. और ये जो alternative current है वो आपके ferromagnetic core में गुजरता है। ये भी लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जो कोर होता है जिसमें आपकी प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग की जाती है, उसके अंदर जो है आपका फ्लक्स फ्लो करता है, ठीक है। द ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स इन द कोर in turn induces an alternating current in the secondary coil. The output voltage of transformer depends on the ratio of number of turns, ठीक है। अच्छा, ये जो U1 अपॉन U2 है, ये आपके प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज है, और N1 और N2 ये आपके प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स जिसके ज़रिए से वाइंडिंग की जाती है आपकी प्राइमरी साइड पर ट्रांसफार्मर के कॉइल के कोर पे, और ये N2 सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल हैं जो कि सेकेंडरी साइड ऑफ द कोर पे वाइंड किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी है किसी के जहन में तो पूछ लें, मैं रिपीट कर दूंगा। कोई डिफिकल्टी नहीं है किसी के जहन में? सबको सब समझ आ रहा है? आजकल आजकल थ्योरी में टॉपिक क्या चल रहा है, कोई बताएगा? सर मेरा क्वेश्चन है सर। जी जी पूछें। सर ये फ्रीक्वेंसी क्यों रहेगी सर कांस्टेंट? फ्रीक्वेंसी क्यों कांस्टेंट रहती है, इसकी बात कर लेते हैं। बिल्कुल, असल में फ्रीक्वेंसी जो है उस सिग्नल का नाम है जो जिसके ज़रिए से आपका साइकिल आ रहा होता है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे आपकी जो इनकमिंग फ्रीक्वेंसी है वो साइन वेव में आती है, ठीक है। तो साइन वेव में हमारी फ्रीक्वेंसी जो सप्लाई में आती है वो 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज का मतलब कि सिग्नल जो आपको मिल रहा है ना, आ रहा है आपके पास, तो वो 1 सेकंड में 50 मरतबा अपने आप को रिपीट करता है, ठीक है। यानी 1 सेकंड में अपने आप को 50 मरतबा सिग्नल जो रिपीट करता है, उस नेचर ऑफ सिग्नल का नाम फ्रीक्वेंसी है, और वो 50 हर्ट्ज है। वो सिग्नल जब प्राइमरी साइड पे मिलता है ना ट्रांसफार्मर के कोर के, तो सेकेंडरी साइड पे वो सेम रहता है, क्योंकि सिग्नल की नेचुरलिटी ये है, नेचुरल वे में ये है कि वो अपनी नेचर को तब्दील नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे एक शख्स की नेचर है कि वो झूठ बहुत बोलता है ना, तो आप उसको अच्छी महफिल में लेके जाएं या किसी दोस्त की गैदरिंग में लेके जाएं तो उसकी झूठ बोलने की आदत वही रहती है, वो तब्दील नहीं होती। ऐसी फ्रीक्वेंसी भी होती है ना, फ्रीक्वेंसी नेचर ऑफ सिग्नल है जो कि तब्दील नहीं होती, और फ्रीक्वेंसी अगर तब्दील होने लग गई तो इस तरीके से तो हर एक इक्विपमेंट में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो सिग्नल की नेचर होती है फ्रीक्वेंसी, और वो तब्दील नहीं होती। अच्छा जी, यहाँ तक और कोई सवाल है किसी के जहन में तो पूछ लें, मैं रिपीट कर दूंगा। अच्छा, आजकल ये थ्योरी में टॉपिक क्या चल रहा है, इसका कोई बताएगा? थ्योरी में क्या क्या टॉपिक चल रहा है? सर ट्रांसफार्मर इसके लिए यूजेस हैं प्रिंसिपल। मुझे आवाज़ समझ नहीं आ रही किसी की भी। यहाँ अच्छा, मेरी आवाज़ और स्क्रीन क्लियर हो रही है आप लोगों को? जी सर।
अच्छा, काफी लोग कह रहे हैं कि हमें आगे चलते हैं फिर हम। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए, वरना हम आगे चल रहे हैं। अब कोई डिफिकल्टी नहीं है। अच्छा, अगर आप लोगों की सिग्नल क्लियर ना आ रहे हो तो ये रिकॉर्डेड सेशन देख लीजिएगा। ये मैं कोशिश करूंगा यूट्यूब पे डाल दूंगा। अब यूट्यूब के ऊपर आप देख सकते हैं अपना डेटा का पैकेज करवा कर वहाँ से डायरेक्टली, या फिर अगर मैं ड्राइव के ऊपर अपलोड करता हूँ तो वो लिंक शेयर कर दूंगा आपसे मैं, तो उसके ज़रिए से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो करंटली आपको कोई डिफ़िकल्टी किसी चीज़ में है तो मुझे भी बता दें कि यूट्यूब चलानी नहीं आती, या मतलब कोई और मसला है, एक्सेस नहीं कर सकते, कोई और मसला है तो मुझे बता दें, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर है सब यस चीज़ें? सर, क्लियर है वो तो। बाकी जो मैंने 2 वीडियोस दी थी वो जिस तरह से चली हैं, तो इस तरह और भी तरीके होते हैं वीडियो अपलोड करने के। एक गूगल ड्राइव के ज़रिए हैं कि मैं लिंक शेयर करूंगा आपसे, वो आप क्लिक करेंगे, मुझे उसके एक्सेस की परमिशन आएगी, मैं अलाउ करूंगा तो आपको उस तरह मिल जाएगी। तो ये 2-3 तरीके हैं आप तक रिकॉर्ड शेयर करने के, तो उस तरह से आप चीज़ें ले सकते हैं। इसके अलावा हम आगे चलते हैं और ये सेटअप देखते हैं कि किस तरीके से हो रहा है। अच्छा, कल मैं यही सेटअप वीडियो पे आप लोगों को बता रहा था कि ये कॉइल होती है पहले टर्न्स की। ठीक है, ये पहला सेट है कॉइल का, यहाँ लगा हुआ है। देन दूसरा सेट है ये कॉइल का जो यहाँ लगा हुआ है, एंड देन यहाँ से हमने सप्लाई प्रोवाइड कर दी। आप यहाँ देखें एनपी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी के, और ये दोनों आपस में शॉर्ट हुए हैं। जो मैं कनेक्टर से शॉर्ट कर रहा था ना सीरीज में लगा के, ये आपस में इस तरह मिले हुए हैं। तो ये 150 टर्न्स और ये 150 टर्न्स, ये दोनों मिला के 150 300 टर्न्स हो गए हैं। ठीक है, तो प्राइमरी साइड पे मैंने नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए 300, और सेकेंडरी साइड पे नंबर ऑफ टर्न्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, सेकेंडरी साइड पे नंबर ऑफ टर्न्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स है 300, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स हैं 150। तो ट्रांसफॉर्मर कौन सा हुआ, स्टेप अप या स्टेप डाउन? स्टेप डाउन है सर। स्टेप डाउन है। तो अगर मैं प्राइमरी साइड पे वोल्टेज देता हूँ 2 वोल्ट, तो मुझे सेकेंडरी पे कितने वोल्ट मिलेंगे? एक। 1 वोल्ट। सर ओ टू से कम ही मिलेगा, 1.8। 1.8 नहीं मिलेंगे, 1 मिलेंगे जिस तरह एक बंदे ने बताया, क्योंकि टर्न्स नंबर आधे हैं तो वोल्टेज भी आधे हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर 2 दे रहे हैं 300 नंबर ऑफ टर्न्स पे, तो आपको 150 टर्न्स के मुताबिक 1 वोल्ट मिलेगा। ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे ना सर 300। जी बोले। सर जो हम एक्स्ट्रा हमने 2.2 हमने एक्स्ट्रा वोल्ट दिए थे, जी तो जी, वो कहाँ वेस्ट हो रहे हैं? असल में वो तार बहुत लंबी है जो पावर सप्लाई से कनेक्ट करने के लिए जाती है, तो वो मैंने 0.2 वोल्ट इसलिए ज़्यादा बढ़ाए थे। अगर आपके वोल्टेज वेस्ट भी हो जाते हैं लेंथ ऑफ वायर में लंबी होने की वजह से, लाइन लॉसेस कहते हैं उसे, तो आपके 2 वोल्ट मुकम्मल पहुंचे यहाँ पे, उस मकसद के लिए मैंने 2.2 वोल्ट लिए थे। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं हम ओके आगे। सर। इसमें एनएस जो है मैंने सेकेंडरी वोल्टेज जो लिए अभी हुए हैं। ये पढ़ा रहे हैं आप, ये ट्रांसफार्मर है ये अभी, जी जी, नंबर ऑफ टर्न्स। जी जी, ये ट्रांसफार्मर ही है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल, कोई सवाल यहाँ तक किसी और का है तो पूछ लें। असल में मैं ये पढ़ा चुका हूँ, लेकिन काफ़ी लोगों ने कहा मुझे पर्सनल मैसेज करके कि हमारी समझ ही नहीं आ रहा कि क्या आपने वीडियो बनाई है। तो जबकि मैं 2 मरतबा तो करा चुका हूँ वीडियो के लिहाज से, मेरा मतलब है लैब के अंदर, और उस वक्त तो कोई बोल ही नहीं रहा था ना। अब पर्सनल मैसेज करके मुझे बता रहे हैं हमारे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो भाई अब यहाँ समझ नहीं आ रहा तो पूछ लें मुझसे, मैं लैब में ही लैब की चीज़ ही बता रहा हूँ वैसे। तो कोई डिफ़िकल्टी किसी के जहन में हो तो मुझे बता दीजिए, मैं आप लोगों के लिए रिकॉल कर दूंगा, बता दूंगा। कंटिन्यू करें, कोई डिफ़िकल्टी किसी के जहन में है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा किसी को, कुछ ऐसा है तो मुझे बता दें। अभी तक तो ठीक है सर।
कंटिन्यू करते हैं हम आगे इसमें। तो मैं ये बता रहा था इसमें जनाब कि अगर आपके नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स होंगे ना, जैसे यहाँ शॉर्ट किया है आपने, ऐसे अगर यहाँ भी शॉर्ट कर लें, ठीक है, तो आपके यहाँ से और यहाँ तक टर्न कितने हो जाएंगे टोटल मिला के सेकेंडरी के? 300। ये भी 300 हो जाएंगे। अगर मैं प्राइमरी पे 300 वोल्ट देता हूँ, सॉरी प्राइमरी में मैं 2 वोल्ट देता हूँ और 300 टर्न्स हैं, और सेकेंडरी पे भी 300 टर्न्स हैं, तो सेकेंडरी के वोल्टेज कितने होंगे? 4। 1। 4 भी नहीं होंगे, 1 भी नहीं आप होंगे। रिपीट करें सर फिर से। अगर मैं प्राइमरी पे नंबर ऑफ टर्न्स 300 दे रहा हूँ और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स भी 300 हैं, 2 प्राइमरी ही पे, होंगे फिर। अच्छा बहरहाल बाकी सब लोग भी तो सुन समझ लेना इसको। तो 300 टर्न्स के मुताबिक अगर प्राइमरी में मैं 2 वोल्ट दे रहा हूँ और सेकेंडरी पे 300 टर्न्स के मुताबिक वोल्टेज कितने आएंगे, मैं ये बात बता रहा था। जिस तरह इन्होंने बताया कि वो 2 वोल्ट ही मिलेंगे, क्योंकि प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स 300 हैं और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स भी 300 हैं, और 2 वोल्ट अगर आप यहाँ से दे रहे हैं तो 2 वोल्ट ही आपको मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? ये कोई सवाल तो नहीं है किसी के जहन में? तो हम आगे चलते हैं। अब देखें यहाँ इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे ना प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स जो है ना वो 300 रखे हैं, 300, और इसके 300 टर्न्स कैसे हुए, एक जो टर्न्स का पार्ट है वो 150 का है, दूसरे टर्न का जो पार्ट है वो भी 150 का है, तो 150 और 150 मिला के 300 बन जाते हैं। ठीक है, तो 300 टर्न्स में आप 2 वोल्ट दे रहे हैं। अब सेकेंडरी में वो करता ये है कि यहाँ सेकेंडरी के लिए करता ये कि उसने ना ये तो शॉर्ट किया हुआ, ये भी शॉर्ट कर दिया, ये भी शॉर्ट कर दिया, ये भी शॉर्ट कर दिया, और फिर मेजरमेंट जो है ना वो यहाँ से ले रहा है। तो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कितने हुए जरा गौर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से शुरू करते हैं हम सेकेंडरी को, प्राइमरी भी शामिल हो जाएगा उसमें, और यहाँ से लेके मिलाते हैं तो 600 टर्न्स बन गए। तो अगर मैं 300 टर्न्स के प्राइमरी के ऊपर 2 वोल्ट देता हूँ तो 600 टर्न्स में मुझे 4। सेकेंडरी के कितने वोल्ट मिलेंगे? 4। 4 वोल्ट मिलेंगे। ठीक है 4। जनाब, क्योंकि ये चीज़ तो अब ये चीज़ सबको समझ आ गई कि हम क्या कर रहे हैं इसमें। यस सर। ठीक है ना? तो यस सर। अच्छा, मैंने इसकी रीडिंग भी शेयर कर दी है आप लोगों से कि अगर प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न 150 होंगे, सेकेंडरी के 150 होंगे, तो आउटपुट वोल्टेज आपको 2 वोल्ट ही मिलेंगे। ठीक है, और एनपी बाय एन प्लस एन एस का रेशो क्या बनेगा? 150 डिवाइड बाय 150 तो कितना हुआ? 1। आउटपुट वोल्टेज 2 डिवाइड बाय 2 बनेंगे तो 1। ठीक है, तो इसके मुताबिक अगर मैं प्राइमरी पे 150 वोल्ट दूं और सेकेंडरी पे नंबर ऑफ टर्न्स जो रखूं, सॉरी प्राइमरी के नंबर टर्न 150 हो और सेकेंडरी के 300 हो, तो मुझे आउटपुट वोल्टेज कितने मिलेंगे सेकेंडरी के? कोई बताएगा? 2। 1 वोल्ट नहीं मिलेगा। तो सेम ही होगा। असल में बोलने से पहले ना कैसे कहते हैं बड़े बुजुर्ग के, थोड़ा सोच भी लेना चाहिए, पटक करके नहीं बोल देते। आप गौर करें ना, 150 वोल्ट प्राइमरी पे हैं, सेकेंडरी के ऊपर 300 वोल्ट हैं, तो कितने मिलेंगे यहाँ पे? 450। 450 नहीं, मैं टर्न्स की बात नहीं कर रहा, मैं वोल्टेज की बात कर रहा हूँ। जिसने शुरू में बताया था वो बिल्कुल सही बता रहा था। 2। टू 2 वोल्ट नहीं मिलेंगे मेरे दोस्त, गौर करें ना। मैं 150 टर्न्स के ऊपर 2 वोल्ट दे रहा हूँ, 2 वोल्ट मेरे कांस्टेंट इनपुट के ना, टर्न 150 तो है, 4 मिलेंगे सर। तो 4 मिलेंगे मेरे भाई, 4 मिलेंगे। ठीक है, अच्छा आप ये कर सकते हैं कि 150 डिवाइड बाय 300, फिर उसका जो रेशियो आएगा उसको यहाँ लिख देंगे आप, और आउटपुट वोल्टेज आपके कितने हैं? 4 और डिवाइड बाय 2, तो आउट कितनी वैल्यू आएगी इसकी? 2। 2 आएगी ना भाई, 4 डिवाइड बाय 2 तो 2 आंसर आएगा। ठीक है, ये समझ आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ मतलब? 2। ठीक है जनाब, तो यहाँ तक कोई डिफिकल्टी किसी के जहन में है? कोई भी डिफिकल्टी किसी के जहन में अगर हो तो मुझे बता दें। नो सर। अच्छा, ये इंटरेक्टिव सेशन रखने का मकसद ही होता है, जो आपने फीस दी हुई है ना, मतलब वो फीस दी हुई है आपने, तो वो फीस दी हुई है सीखने के लिए। अगर आपकी कोई चीज़ समझ नहीं आता, मैं मेजोरिटी सबसे बोल रहा हूँ, तो भाई पूछ लिया करें।
आखिर में आप लोगों को परेशानी ना हो किसी चीज़ के हवाले से, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रिपीट कर दें भाई? क्या रिपीट कर दें, तो ये तो बताएं। किसी साहब ने लिखा है रिपीट कर दें, तो क्या? अच्छा जी, तो मैं रिपीट कर देता हूँ जो मैं बता रहा था। मैंने ये बताया कि अगर प्राइमरी साइड पे मेरे नंबर ऑफ टर्न 150 होंगे और सेकेंडरी पे मेरे 300 टर्न्स होंगे, और प्राइमरी पे मैं वोल्टेज दे रहा हूँ 2 वोल्ट, तो सेकेंडरी पे वोल्टेज मुझे मिलेंगे 4 वोल्ट, जैसे अभी एक साहब ने बताया भी था। प्राइमरी पे नंबर ऑफ टर्न्स अगर 150 हैं और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स 450 हैं, यानी 150 प्लस 150 प्लस 150, तो मुझे सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कितने मिलेंगे जनाब? 6 मिलेंगे, बिल्कुल, ये जैसे उन्होंने बिल्कुल सही बताया। अब प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स अगर 150 हैं और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स 600 हैं, तो मुझे आउटपुट वोल्टेज कितने मिलेंगे? 8 मिलेंगे, 8। ठीक है, तो ये आउटपुट वोल्टेज जो आपके 8 आए ना, वो इस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है जी जनाब, तो इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखें, 2 वोल्ट तो हम सेम दे रहे हैं, प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स हैं 300 और सेकेंडरी के मिल रहे हैं 150, तो मुझे आउटपुट वोल्टेज कितने मिलेंगे? 0.5 1 मिलेंगे आउटपुट वोल्टेज। ठीक है जनाब, ये तो जिस तरह ये बता रहे हैं ये बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। तो बाकी किसी की समझ में अगर नहीं आ रहा है तो काइंडली मुझसे पूछ लें कि ये कैसे बना, वो कैसे बना, ये कैसे आ रहा है, वो कैसे आ रहा है। ठीक है, तो ये मुझसे पूछ लें। मैं सिर्फ इस कॉलम को नहीं बता रहा, मैं ये भी बता रहा हूँ और ये भी बता रहा हूँ। तो अगर आप गौर करें तो मैंने इसमें ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करी है कि आउटपुट वोल्टेज जो आपके आ रहे होंगे ना, वो कैसे लिखे जाएंगे, और जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो उसको आपस में डिवाइड करके यहाँ लिखेंगे। और ये जो तीसरा कॉलम है इसमें आउटपुट वोल्टेज जो भी आपके 8 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, उसको यहाँ डिवाइड करेंगे इनपुट वोल्टेज से और उसको यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक ये बात? कंटिन्यू करते हैं आगे। कोई और डिफिकल्टी किसी के जहन में हो इन साहब के अलावा, जो यस सर यस सर बोल रहे हैं, इनके अलावा किसी को डिफिकल्टी हो तो काइंडली वो पूछ ले, मैं रिपीट कर दूंगा भाई। आप यहाँ पे आए हैं तो सीखने के लिए आए हैं, पैसे दिए हैं आप लोगों ने, तो आखिर में आके अगर आप ये सोचेंगे ना कि मतलब हम ऐसे ही निकाल लेंगे लैब, तो ये मुश्किल होगा। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो मुझसे पूछ ले, मैं रिपीट कर दूंगा। अगर आप अपने तौर पे ही सोचते रहेंगे ना कि मैं नहीं पूछता, तो फिर आप अपना नुकसान कर रहे हैं। बहरहाल पूछ लीजिएगा, मैं रिपीट कर दूंगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर 300 वोल्ट मेरे प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स हैं और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स 300 है, तो 300 300 के लिहाज से इनपुट वोल्टेज अगर दो मैं वोल्ट दे रहा हूँ, तो आउटपुट वोल्टेज कितने मिलेंगे मुझे जनाब? वो ये 2 ही रहेंगे, 2 ही रहेंगे, क्योंकि इनपुट के टर्न्स और आउटपुट के टर्न्स हमारे सेम है, तो सेम की वजह से वोल्टेज भी सेम रहेंगे। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे 300 वोल्ट 300 टर्न्स दे रहा हूँ और 450 टर्न्स मुझे सेकेंडरी पे हैं और 2 वोल्ट में दे रहा हूँ, तो फिर आउटपुट पे कितने वोल्ट मिलेंगे मुझे? 3। तो मुझे 3 वोल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि 150 का आधा होता है 300 का आधा होता है 150, वो एडअप किया हुआ है इसमें, तो 300 के ऊपर अगर 2 दिए हैं तो उसका आधे का आधा शामिल हो जाएगा, यानी वो 3 बनता है। ठीक है, तो जिस तरह इन्होंने बताया वो बिल्कुल ठीक बताया इन्होंने। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी है तो पूछ लीजिए, हम इसे अगली लैब में कंटिन्यू, मेरा मतलब है अगले पेज पे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, अब ये वाला पार्ट है, अब इस पे आते हैं। सेकेंडरी प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स हैं 300, सेकेंडरी के हैं 600, तो आउटपुट वोल्टेज कितने मिलेंगे भाई? 4। आउटपुट वोल्टेज 4 मिलेंगे मुझे। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? अब इसके मुताबिक मेरे NP बाई NS को डिवाइड करेंगे और आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाई इनपुट वोल्टेज करेंगे, तो ये मेरे वैल्यूज इस तरह फिल हो जाएंगी। आगे कंटिन्यू करते हैं इस चीज़ को। अगर मेरे इनपुट प्राइमरी वोल्ट नंबर ऑफ टर्न जो हैं 450 हैं और सेकेंडरी 150 हैं, तो मेरे आउटपुट वोल्टेज कितने आएंगे? 0.5 1 से नीचे आएंगे 0.8 अप्रॉक्स। 0.5 आएंगे, ये बिल्कुल सही बता रहे हैं। कंटिन्यू करते हैं आगे। अगर अब इसी मुताबिक जो है ना, मैं मल्टीपल वोल्टेज देखते जाऊंगा। अब जो ये निकलते जा रहे हैं हमारे, अब जैसे लास्ट वाला आप देखें, 600 नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के हैं और 600 नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के भी हैं, तो मुझे वोल्टेज कितने मिलेंगे यहाँ पे?
टू 2 ही मिलेंगे, ठीक है। और 600 और 300 के मुताबिक मुझे कितने मिलेंगे? 1 1 मिलेंगे। और 600 और 150 के मुताबिक मुझे कितने मिलेंगे? 0.25 0.25, ठीक है। तो मेरे हिसाब से वो 0.5 मिलेंगे, 0.5, क्योंकि 600 ओके के सर 600 के 300 पे आधे होते हैं और 300 के और आधे होते हैं, ठीक है। यानी वो 0.5 बन जाएगा, 0.5। तो इसके मुताबिक ये फिल करना है। ये रीडिंग मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुका हूँ, बस सिर्फ समझाना रह गया था जो कि मैं अभी आप लोगों को बता रहा था, ठीक है। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी किसी के जहन में है तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर दूंगा, रिकॉल कर दूंगा। कोई डिफिकल्टी किसी को नहीं है? तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है तो ये आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। लाइव इंटरेक्टिव सेशन में आना ज़रूरी है ताकि जो डिफ़िकल्टी हो वो आप डिस्कस कर लें, शेयर कर लें। परफॉर्मेंस वीडियो बना के भी मैं शेयर कर रहा हूँ, लेकिन मसला ये है मेरे मोबाइल से वीडियो जो बन रही है ना वो 800 MB और 150 GB तक जा रही है, तो इसलिए उसमें टाइम लग रहा है अपलोड करने में। कल पूरी रात लग गई तकरीबन और बहुत लेट नाइट वो अपलोड हुई है, तो मैंने शेयर कर दी थी तब तक आप लोगों से उससे, लेकिन वो लैब 2 की थी। लैब 1 में ऑलरेडी शेयर कर चुका था आप लोगों से दोपहर तक ही कल, तो वो वीडियोस देख लें परफॉर्मेंस की, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं हम आगे। इस लैब का एक एक्सरसाइज क्वेश्चन भी है। अच्छा, ये लैब मैनुअल मैंने अब तो आप लोगों को दे नहीं सका था, फिर वो यूनिवर्सिटी बंद हो गई थी, लेकिन इंशाल्लाह जनवरी के एंड में या फरवरी के स्टार्ट में जैसे ही यूनिवर्सिटी खुलती है और आप लोग यूनिवर्सिटी आएंगे तो मैं आप लोगों को फोटो स्टेट के लिए फोटो स्टेट सेक्शन में ये मैनुअल रखवा दूंगा, वहाँ से कॉपी करके आप लोग ले लेंगे, ठीक है। और इस तरीके से इसको फिल कर लीजिएगा। और गाइडलाइन वगैरह वो सब मैं साथ साथ देता हुआ चल रहा हूँ कि आप मैनुअल की चीज़ें देखते रहें और इसको यहाँ पे फिल कर लेंगे उसके मुताबिक, ठीक है। स्टेट द प्रिंसिपल ऑन विच ट्रांसफार्मर वर्क्स। अच्छा, ये सवाल आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं ऑलरेडी अपनी 2 फिजिकल लैब्स में ये चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ और आज की शुरू की लैब में भी काफ़ी बातें इसके हवाले से बता चुका हूँ, तो उसको देखते हुए भी इसको फिल कर सकते हैं आप। बाकी गूगल की हेल्प ले सकते हैं आप, लेकिन मैं इनके जवाब नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इनके सवालों को। लेकिन इनमें कोई डिफिकल्टी समझने के लिहाज से है सवालों को तो वो पूछ लीजिएगा। स्टेट द प्रिंसिपल ऑन विच ट्रांसफार्मर वर्क। ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है, ये बताना है आपको, वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है, हैंड रिटन बेस में। तो जब आपको मिलेगा ना मैनुअल तो तब फिल इसको कर लीजिएगा। अभी मैं गाइड कर रहा हूँ आप लोगों को। नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? उनमें जेनेटिंग ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ग्रिड स्टेशन ट्रांसफार्मर और सब ये एक्सप्लेन हो। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स, ठीक है, करंट सर ट्रांसफार्मर, ये थर्ड पोटेंशियल क्वेश्चन में ट्रांसफार्मर। जी जी, मैं भी थर्ड पे आया नहीं हूँ, दूसरा बता रहा था ना। तो थर्ड क्वेश्चन में अब पढ़ता हूँ। तो वाई वी यूज द आयरन कोर ऑफ फॉर ट्रांसफार्मर। इसका जवाब भी मैंने दे दिया था। आयरन कोर हम ट्रांसफार्मर के इसलिए यूज करते हैं ताकि उससे फ्लक्स जो ट्रांसफार्मर में लिंक हो रहा होता है वो लीक नहीं होता। उस मकसद के लिए हम आयरन कोर, फेरेट कोर को इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? सर ये पूछना था कि ओपन एयर में डिफरेंस आ जाता है अगर हम ओपन एयर में कुछ करते हैं तो क्या उसमें उससे फिर डिफरेंस आता है कोई, ओपन जैसे एयर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है? अभी मैं उस पर आ रहा हूँ मेरे भाई। मसला ये है, आप जो है ना मुझसे थोड़ा सा आगे जा रहे हैं। आप अगर मैं जो भी डिस्कस कर रहा हूँ ना फिलहाल उस पर बात कर लें तो अच्छा है। इसके 2 हिस्से हैं, मैं भी पहला हिस्सा बता रहा था, दूसरा हिस्सा आप पूछ रहे हैं, तो पहला हिस्सा तो क्लियर हो जाए ओके सर। फिर दूसरे पे आएंगे ना। तो वाई वी यूज आयरन कोर फॉर ट्रांसफार्मर, इसका जवाब मैंने आप लोगों को दे दिया है कि ट्रांसफार्मर का जो आयरन कोर है उसको इस्तेमाल करने की वजह यह है कि फ्लक्स उसमें लिंक होता है, ठीक है, फ्लक्स उसमें लिंक होता है। इस वजह से ट्रांसफार्मर को के लिए हम आयरन कोर की आयरन कोर की ज़रूरत को महसूस करते हैं और उसके अंदर फेरेट कोर प्रॉपर्ली इस्तेमाल होता है। अगर फेरेट कोर को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उससे फ्लक्स लीक होगा उसका, ठीक है। तो वाई का जवाब मैंने यहाँ पे आप लोगों को दे दिया है। कैन दिस स्टेप अप एंड स्टेप डाउन डन इन ओपन एयर। तो जिस तरह आपने भी पूछा था स्टेप अप या स्टेप डाउन ओपन एयर में हो सकता है या नहीं, तो स्टेप अप स्टेप डाउन ओपन एयर में उसमें हो सकता है, लेकिन आपको कोर इस्तेमाल करना पड़ेगा, फेरेट कोर जिसे कहते हैं।
आयरन कोर पे ये काम नहीं होगा। फेरेट कोर आपको, अगर आप आयरन कोर में रख के ये काम करते हैं तो फ्लक्स आपका लीक होगा, ठीक है, और ट्रांसफार्मर प्रॉपर तरीके से आउटपुट वोल्टेज नहीं दे पाएगा आपको, ठीक है। इस मकसद के लिए हम ओपन कोर में करेंगे तो उससे नुकसान होगा। कर तो सब कुछ सकते हैं लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से आउटपुट नहीं मिलेगा। इसलिए हम ट्रांसफार्मर की जो कोर इस्तेमाल करते हैं वो फेरेट कोर होती है, वो आयरन कोर नहीं होती, ठीक है। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी किसी के जहन में है भाई तो पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा। सर ओपन एयर के अलावा कोई वे है? आई मीन के यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ना ओपन एयर का, उसके अलावा दूसरा कौन सा वे है? वो वैक्यूम होगा? वैक्यूम तो नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि हम वैक्यूम क्रिएट नहीं कर सकते ना। जैसे इन ट्रांसफार्मर जितने भी रखे होते हैं वो ओपन एयर पे रखे हुए होते हैं। और दूसरी बात ये है कि इस सवाल का मकसद ये बताने का कि हम फेरेट कोर में रखकर ओपन एयर में रख सकते हैं या नहीं। तो फेरेट कोर में रखकर ओपन एयर में रखेंगे तो ट्रांसफार्मर सही तरह से काम नहीं करेगा, और अगर आप फेरेट कोर में रख के ट्रांसफार्मर को ओपन एयर में काम करेंगे तो वो सही तरह काम करेगा, ठीक है। ओपन एयर में रखने का वो मसला नहीं है। और ट्रांसफार्मर अगर पैक होता है तो वो भी ओपन एयर में ही होता है, मतलब समथिंग अगर आप उसको केज से बाहर निकालें तो मकसद ये होता है ट्रांसफार्मर का कि उसमें फ्लक्स को लीक ना हो, ठीक है। और दूसरी बात ऐसा आपने बताई कि वो वैक्यूम में रखने का, तो वैक्यूम में ट्रांसफार्मर को नहीं हम रख सकते। अब उसको इमेजिन करें ना, आपने ट्रांसफार्मर जहाँ भी देखा है वो तो फ्री स्पेस आई मीन ओपन एयर में रखे होते हैं, तो उसका वो सेंस नहीं बन रहा हम उसे रखने का। तो इसमें मजीद ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि तब्दील हो जाती हैं। उनमें परमिटिविटी और फ्री स्पेस है, परमिएबिलिटी है, इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर आपको ये सब पता है तो फिर उसके मुताबिक आप वो बात समझ लेंगे। तो यहाँ तक ये रिपीट करें कि ये ओपन एयर में क्यों रखना जरूरी है, ये फिर रिपीट करें। ओपन एयर में रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेरे भाई हर जगह तो हवा मौजूद है ना। आपने ट्रांसफार्मर देखा है अपने इलाके का, अपने गली मोहल्ले का, जी जी सर। तो वो कहाँ रखा हुआ है? वैक्यूम में रखा है, एयर में रखा हुआ है? एयर में सर। एयर में रखा हुआ है ना। तो वो ये कह रहे हैं कि फेरेट कोर को रखकर आप ओपन में रख सकते हैं, आयरन कोर को रखकर क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि आयरन कोर जो है वो कोर के लिए बेहतर नहीं है, ठीक है, ये वजह है। फेरेट कोर बेहतर है ट्रांसफार्मर के लिए, फेरेट कोर, आयरन कोर बेहतर नहीं है। क्योंकि ओपन एयर में रख के आयरन कोर के से रखेंगे तो ट्रांसफार्मर का लॉस होगा उसमें। अच्छा, ये सेशन एंड होने वाला है लैब 1 का, तो हम यहाँ पे इस सेशन को एंड करेंगे। 2 सवाल मजीद डिस्कस कर लेते हैं। नेम द पावर लॉसेस ट्रांसफार्मर एंड द मेन रीजन व्हाई विच दे अकर। तो हीट लॉसेस, एडी करंट लॉसेस, पावर लॉसेस, कंडक्टर लॉसेस, ये सारे लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में। ये आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे, वो यहाँ पे मेंशन करने हैं आपने। गर्म होता है तो उससे लॉस होता है, वो ठंडा देर से होता है तो उसका लॉस होता है। 5वां सवाल है जी, अटैच द स्क्रीनशॉट ऑफ एनी 2 रिजल्ट्स जनरेटेड ड्यूरिंग क्लास। जैसे मैं जो आपको करा रहा था ना, उसको रोक कर उसकी आप स्नैप ले लीजिएगा तो ये रिजल्ट आपका फुलफिल हो जाएगा, और आपको अपने रिजल्ट्स के साथ इसकी एक प्रिंट आउट स्क्रीन लेके लगानी होगी, ये भी इसके रिजल्ट्स में शामिल होगा। यहाँ तक हमारा सेशन लैब 1 का एंड हो जाता है। लैब 2 का एंड सेशन जो है वो इंशाल्लाह मैं कल शेयर करूँगा। कल हमारी एक एक्स्ट्रा लैब में लूँगा कल की टाइमिंग पे, तो आप सब लोग अवेलेबल रहिएगा। सर कल तो उसकी भी है ना सर, कल एलसीए की? कल हफ्ता है। और ये क्वेश्चन नंबर 5 मुझे समझ में नहीं सॉरी आया। मैं ये